नमस्कार दोस्तों, और आपका जो है ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो है। तो मैं पहले वीडियो में भारत के राज्यों को कैसे बताए थे याद करने के लिए, वो सारे तरीका आपको समझा दिया था उसमें, और कुछ उसमें टॉपिक बताया भी था। तो आते हैं भारत के जो है भूगोल के बारे में, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो पहले तो हमें मैप में पता होना चाहिए कि हम भारत का भूगोल पढ़ने आ रहे हैं, तो भारत है कहाँ। जिस प्रकार से मैं पूछें कि आपका घर कहाँ पे है, यदि कोई आपसे पूछते पूछते आए तो आपका लोकेशन पूरा जो है जानकारी रहता है, तब आपके घर तक पहुंचाता है। उसी प्रकार से हम कहें तो आपके सामने ये देखिए आपका वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ है, तो कैसे खोज पाएंगे आप कि भारत कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको एक चीज और बता दें कि आपके ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे इस मैप के बारे में बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ये जानना है कि आपका जो पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी आपको मैं दिखा दूं, ये आपका ग्लोब है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है क्या है, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी ये ग्लोब में आपको मानचित्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये पृथ्वी में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्थल वाला भाग दिख रहा है, और इसमें जो नीला वाला भाग है ये जल वाला भाग है। तो आपके पूरे पृथ्वी पे तो दो ही चीज होते हैं, या तो स्थल है या तो जल है। तो यहाँ पे स्थल वाले भाग को महाद्वीपों में बांट दिया गया है, और जल वाले भाग को महासागर सागरों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो स्थल वाले भाग हैं, तो स्थल वाले भाग हैं तो वो महाद्वीपों में बांटा गया, तो वो आपके 7 महाद्वीप होते हैं। और एक 8वां भी महाद्वीप आ गया है, जीलैंडिया, जो दावा किया गया है, अभी पूर्णतः उस पर रिसर्च चल रहा है। तो यदि वो घोषित हो जाता है तो 8 महाद्वीप का लाया जाएगा। तो फिलहाल अभी कितना है, 7 ही महाद्वीप कहेंगे। तो यहाँ पे महाद्वीप जानना बहुत जरूरी है, तभी हम भारत के लोकेशन के बारे में बता सकते हैं आपको। तो ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लाल वाला यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका जो महाद्वीप है इसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे लाल वाला जो बाउंड्री दिख रही है, ये जितना भी लाल वाला बाउंड्री है वो कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि हम आपको बताते चले, तो ये दूसरा जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये देख रहे हैं क्या, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये दूसरा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा है, ये भी आप जानते चलिए। और यहाँ पे तीसरा देखेंगे ये वाला, तो ये उत्तरी अमेरिका है, और ये नीचे वाला जो है ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये आपका 5वां जो है आपका अंटार्कटिका है, और यहाँ पे 6वां ये आपका यूरोप दिख रहा है, और 7वां क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं। तो उस तरह से पूछें कि आपका भारत कहाँ पे है, तो अब आप कह सकते हैं कि भारत क्या है, एशिया में पड़ता है। भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो एशिया में। अब पूछें कि भारत एशिया में कहाँ पे अवस्थित है, तो कहेंगे कि भारत जो है एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। तो कह सकते हैं कि भारत एशिया में अवस्थित है, और एशिया में कहां पे है, तो एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। और एक चीज होता है कि एशिया में बहुत सारी कंट्री हैं, अब उस कंट्री में कैसे बता सकते हैं कि वहीं एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उसके लिए जो है हमारे जो भूगोल शास्त्री थे, तो वो अक्षांश और देशांतर की कल्पना किया गया, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, जिसके माध्यम से हम भारत को एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है। जैसे हम जान सकते हैं, जैसे आपका घर है, यदि आपके घर तक पहुंचना हो तो आपका मकान नंबर पता होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट आपके घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पूरे वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति कहाँ पे अवस्थित है, तो उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर हमें स्पष्ट क्या हो चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको जो है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे अक्षांश और देशांतर विस्तृत जानकारी बताएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताएंगे भारत की अवस्थिति जानने के लिए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल समझिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, तो यहाँ पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है, तो ये पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटता है। तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे जान सकते हैं ये उत्तर होता है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये हमारा क्या होगा, उत्तरी
गोलार्ध होगा और ये हमारा क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पे कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है वो भूमध्य रेखा है, क्योंकि पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटता है। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पे यदि हम खींचे इसी 0 डिग्री को जो है, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है गुजरता है। तो ये आपका देखिए जो मैं आपको मार्कर से खींचा हूं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब 0 डिग्री अक्षांश के जो ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इसे उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और जो नीचे वाला भूभाग पड़ रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। तो उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत कहां पे अवस्थित है। तो यहाँ पे गोलार्ध के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भारत क्या है कि आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यहाँ पे क्या उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होगा। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार भी होगा तब। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश है। यदि ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और नीचे जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भारत का ये नीचे वाला, तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ये वाला जो हिस्सा है ये आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है विस्तार भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। तो यदि आपको देखेंगे संपूर्ण विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार होता है, तो वो आपको क्या होता है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे ही होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है बीच में अवस्थित है। तो यहाँ पे यदि मुख भूमि से देखें अक्षांशीय विस्तार भारत का तो 8 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत क्या है अवस्थित है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो आपका जो उत्तर से दक्षिण की ओर यदि लंबाई ये नापेंगे तो आपका 32-14 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक ये दूरी यदि नापी जाएगी तो ये दूरी कितना होता है 32-14 किलोमीटर होता है। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब उसी प्रकार से क्या होता है आपका देशांतरी विस्तार होता है। तो यहाँ पे देशांतरी विस्तार को समझते हैं। तो जिस प्रकार से अक्षांशीय आपका जो अक्षांशीय जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक काल्पनिक रेखा होती हैं, उसी प्रकार जो देशांतरी रेखा होती हैं वो भी एक काल्पनिक रेखा ही होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है पृथ्वी होता है और यहाँ से क्या होता है ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी को देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर कहा गया। तो ये वाला भाग कहलाता है पूरब, तो यहाँ बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिम कहलाता है तो ये पश्चिम गोलार्ध कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके देशांतर के हिसाब से जो है ये भी 2 गोलार्धों में बट गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे गोलार्ध क्यों बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी क्या होता है गोल लगभग है, एकदम एग्जैक्ट गोल नहीं है, लगभग गोल है। तो कह सकते हैं गोला का आधा काट देंगे तो क्या होगा गोलार्ध होगा। तो उत्तर वाला हिस्सा पड़ा तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे पड़ा दक्षिण पड़ा तो दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से यहाँ पे पूरब पड़ा था पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे पश्चिम पड़ा तो पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 डिग्री जो आपका जो खींचा गया देशांतर है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे लंदन से खींचा गया है। तो ये 0 डिग्री आपका क्या है देशांतर है, आप समझ सकते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर में आपको खींच दिया हूं। लंदन में इनके ग्रीनविच नामक मीन टाइम से होके गुजरता है और इधर आपको जो हिस्सा है तो ये क्या कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और इधर हिस्सा है तो क्या कहेंगे इसे पश्चिमी गोलार्ध। तो आप जान सकते हैं यदि देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है भारत कहां पे अवस्थित है, तो भारत आपका जो अवस्थित होगा वो आपका पूर्वी गोलार्ध में होगा। किसके अकॉर्डिंग
तो देशांतर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भारत जो है इसका जो देशांतरी विस्तार देखेंगे तो ये पूरब में पड़ रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे फिर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री, इसी तरह करेंगे तो ये गुजरात, आपको बताया था गुजरात, तो ये गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है तो ये आपका जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है देशांतरी विस्तार पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है जो गुजरात से सटा हुआ है तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट आपके पूर्वी देशांतर के बीच क्या है भारत अवस्थित है। तो आप जान सकते हैं कि भारत का यदि एग्जैक्ट हमें लोकेशन बताना है तो उसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार बताना बहुत ही जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि अक्षांश के आधार पर देखें तो भारत किस गोलार्ध में है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। उसका अक्षांशी विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। यदि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई देखें तो आपका जो है 32-14 किलोमीटर होगा। उसी प्रकार से यदि देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत कहाँ अवस्थित होगा, तो भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित होगा और उसका देशांतरी विस्तार क्या होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। यदि इनकी बीच की दूरी यहाँ पे देखा जाए तो 29-33 किलोमीटर है। तो यहाँ पे यदि आपका जो है पूरब से पश्चिम की ओर इनकी बीच की दूरी पूछा जाएगा भारत का तो 29-33 किलोमीटर होगा। यदि उत्तर से दक्षिण ही पूछा जाएगा तो 32-14 किलोमीटर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि भारत एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता देंगे तो एग्जैक्ट भारत का लोकेशन मिल जाएगा। अब आता है कि भारत की स्थिति पता चल गई। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है कि पहले लोग जो है यहाँ पे हम लोग जैसे भारत कह रहे हैं तो ये भारत पड़ा कैसे, तो आप जानते होंगे कि अब जब इतिहास पढ़ेंगे और उसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि आपके जो आर्य है और आर्य जो है आपके सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों में निवास किए और आर्यों में एक शक्तिशाली राजा थे जो उनका नाम था भरत। और जो आर्यों के जो शक्तिशाली राजा जो भरत थे उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का नाम भारत किसके आधार पे पड़ा, तो ये आर्यों की जो एक शक्तिशाली राजा थे भरत उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। और एक चीज और बता दें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भारत हो गया। अब आता है कि आर्यों के बसने के कारण यहाँ पे इसे आर्यावर्त भी कहते हैं क्योंकि आर्य लोग निवास किए थे, ये आर्यों का ही निवास था। तो यहाँ पे आर्यावर्त आर्यों की वजह से हो गया और आर्य में ही शक्तिशाली राजा थे तो भारतवर्ष पड़ा। अब बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे बताएंगे देखिए ये ईरान है, तो ईरान वाले जो है यहाँ पे जानते हैं ये यहाँ पे सिंध नदी बहती है। तो सिंध नदी जो बहती है तो वहां पे क्या कहते हैं, जो सिंध नदी है तो वहां पे ईरानी जब आए तो वहां पे 100 को ह पढ़ते थे, वो सिंध नहीं वो हिंदू नदी बोलते थे। सिंधु नदी बोलना चाहिए तो क्या बोलते थे, हिंदू नदी। तो 100 को ह पढ़ते थे तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिंदू नदी। तो हिंदू नदी पढ़ते थे तो इसीलिए यहाँ पे रहने वाले लोग को या इस देश को हिंदुस्तान कहे। तो हिंदुस्तान किसका देन है, तो ईरानियों का देन है। ईरानी जो क्या कहते थे, आपके जो सिंध नदी को हिंदू नदी कहते थे और यहाँ पे रहने वाले लोग को या इस क्षेत्र को वो हिंदुस्तान कहे। उसके बाद यूनानी आए तो यूनानी क्या किए, जो सिंध नदी को इंडस कहते थे, तो इंडस कहते थे तो यहाँ पे आपका इंडस हो गया और आपके यूनानी इंडस और यहाँ पे इस भूभाग को जो है इंडिया कहा। तो यहाँ पे यूनानियों का देन है इंडिया, सॉरी यहाँ पे इंडस, यहाँ पे क्या हो गया
इंडिया। तो यहाँ पे जो यूनानी आए तो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस, और यहाँ पे इंडस से ही क्या बना है, इंडिया। तो यूनानी जो है इसे क्या बोले, इंडिया बोले। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे इसका भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें आप बताए थे आर्यों की वजह से आर्यावर्त, और उसी में एक शक्तिशाली राजा थे जो है भरत, तो उनके नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद आपका ईरानी, आपके हिंदू सिंधु को हिंदू बोले, यहाँ पे रहने वाले और ये इस भूभाग को हिंदुस्तान बोले, और यूनानी जो है इंडस बोले, इंडस से इंडिया कहे यहाँ पे जो है। तो अब जान सकते हैं कि जो हिंदू ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ थे उसमें इसका नाम जम्बूद्वीप। कभी देखते होंगे कि पंडित जी लोग आपके जब शादी विवाह या कोई अन्य फंक्शन कार्यक्रम होता है तो वहां पे जम्बूद्वीप बोलते हैं। तो जम्बूद्वीप का मतलब पुराणों में जो है इसका नाम जम्बूद्वीप ही कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितने नाम मिले, 5 नाम मिले। तो आपको आर्यावर्त, भारतवर्ष, फिर उसके बाद हिंदुस्तान, फिर इंडिया, जम्बूद्वीप। और एक चीज और बता दें आपको, ये 5 नामों से जाना जाता है। बाकी आपको जब संविधान पढ़ेंगे तो इस 5 नामों में से केवल 2 नामों का ही उल्लेख है, भारत और इंडिया, और बाकी नामों का कहीं पे उल्लेख नहीं है संविधान में। तो यदि संविधान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे देश का कितने नामों का उल्लेख है, तो केवल 2 नामों का उल्लेख है। कौन कौन, भारत और इंडिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे भारत का यहाँ पे परिचय हो गया, किन किन नामों से आता है। अब आता है कि भारत जो है, ये जो आपको देख रहे हैं भूभाग, ये कितना बड़ा भूभाग है। यदि अंक में यदि बताएं तो इसका भूभाग जो है 32,87,263 वर्ग किमी है, वर्ग किमी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किमी। और यदि कहें कि पूरे विश्व में जो भूभाग है उस भूभाग का कितना परसेंट है, तो कह सकते हैं 2.42% है। यदि परसेंटेज में उस भूभाग को बताएंगे तो कहेंगे कि आपका 2.42%, और अंक में बताएंगे तो 32,87,263 वर्ग किमी। तो आप समझ सकते हैं ये जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कौवा स्थान इसको मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि यदि आपको देश में क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है, रसिया का है, मतलब रूस का है। यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा देश है, तो वो देख रहे होंगे कि ये रूस है, तो इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका ये पहला देश है। दूसरे स्थान पे ठीक इसके सामने जाएंगे, देखिए यहाँ पे ठीक सामने इसके ये आपका कनाडा है। तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में ये दूसरा कंट्री आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आपका रूस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये चीन, तो ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका जो है ये तीसरा देश है। और ठीक अब यहाँ पे फिर वापस यहाँ चले जाएंगे तो ये आपका यूएसए है, और ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका जो है चौथा देश है। और इसके बाद जो है यहाँ से आप कहाँ पहुंचेंगे, ब्राजील, तो ये ब्राजील आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका जो है 5वां देश है। और 6वें नंबर पे आएंगे तो ये आएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है ऑस्ट्रेलिया आपका 6वें नंबर पे है। तब जाके हमारा जो है भारत का स्थान आता है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां स्थान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो आपका भारत का कौन स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो आपको बताए थे कि यहाँ पे रूस, और इसके ठीक सामने ये दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर आ जाएंगे तो यहाँ पे चीन तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे चले जाएंगे तो यूएसए, और 5वें पे हमारा ब्राजील, और उसके बाद 6वें नंबर पे आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। यदि 7 से अधिक और जाना चाहते हैं तो 8वें नंबर पे कौन आएगा, तो 8वें नंबर पे आता है यहाँ पे आपका अर्जेंटीना है, तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये 8वां आपका देश है। यदि 9वां देखें तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 9वां आपका जो है कजाकिस्तान है। और 10वां यदि जानते हैं तो यहाँ पे 10वां आपका ये जो है अल्जीरिया है। तो आपके पूरे विश्व में आपके 10 क्षेत्रफल से जो है अकॉर्डिंग जो 10 देश हैं, तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ।
इससे एक फायदा और होगा आपका कि किस महाद्वीप में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा देश कौन सा है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो रूस है, तो रूस का जो भूभाग है वो दो महाद्वीपों में मिलता है, एशिया में भी मिलता है और यूरोप में भी मिलता है। तो इसलिए वो विवादवश है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि रूस की जो राजधानी मॉस्को है वो आपका यूरोप में पड़ता है, यहाँ पे जो है। तो इसीलिए इस कंट्री को जो है यूरोप महाद्वीप में काउंट करते हैं। तो इसलिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में यदि पूछे कि एशिया में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो हम क्या कहेंगे, चीन कहेंगे, यदि एशिया में कहता है तब। और यदि आपको पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप में, केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कह सकते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है यदि पूरे ओवरऑल देखा जाए तो 10वें नंबर पे आएगा। यदि केवल अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो वो पहले स्थान पे आ जाएगा। उसी प्रकार से हम आपसे कहें कि उत्तरी अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, कनाडा होगा। उसी प्रकार से आपको दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश पूछे तो वो क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। उसी प्रकार से अंटार्कटिका में तो कोई देश है नहीं, सब ये बर्फीला है। तो इस महाद्वीप में जो है आपका कोई कंट्री नहीं है, ये केवल जो है रिसर्च के लिए है। और तब आ जाते हैं यूरोप में। तो यूरोप में आप देख सकते हैं कि आपको रूस को यूरोप में ही काउंट करते हैं। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है यूरोप में सबसे बड़ा जो देश माना जाएगा तो वो रूस को माना जाता है। अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खुद ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। तो आप समझ सकते हैं कि हर महाद्वीप में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा देश होगा, तो आप आसानी से यहां से क्वेश्चन कर लेंगे। और उस तरह से भी पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल यदि पूछा जाएगा तो आप जान चुके हैं कि पहले नंबर पे क्या बताएंगे, रूस, और ठीक उसके सामने क्या है, कनाडा। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो चीन, फिर चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका जो है अमेरिका, फिर 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, फिर 9वें नंबर पे आपका कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा, अल्जीरिया। तो अब आते हैं, आपको भारत की स्थिति बता दिए पूरे विश्व में कहां पे है। अब आते हैं भारत के मैप में, देखते हैं उनकी विशेषता के बारे में जो है। अब देख सकते हैं कि ये मैप में आपको पूरा जो है हमारा प्यारा इंडिया दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको वर्ल्ड में बताया था कि भारत की स्थिति कहाँ पे है और किस प्रकार है। अब केवल भारत को देखेंगे कि भारत की विशेषता के बारे में और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको राज्य याद कराया था, तो मैं बताया था कि राज्य कैसे याद करना है और आपको बताया भी था। तो यहाँ पे बताया था कि आपको गुजरात से स्टार्ट करना है। एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो आपको बताया था क्या, सबसे पहले गुजरात, और गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, फिर उसके नीचे आपको क्या देख रहा है जो है, ये आपका कर्नाटक, ये फिर केरल, ये आपके उसके बगल में तमिलनाडु, ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश, ये आपका ओडिशा है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। फिर उसके बाद बताते हैं सेवन सिस्टर, फिर कहां से बताते हैं, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है, ये आपका मणिपुर है, ये आपका नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है। उसके बाद बताया था गुजरात के ठीक ऊपर, तो ये आपका राजस्थान है, तो ये आपका जो है पंजाब है, और पंजाब से अलग हुआ है कौन, हरियाणा। हरियाणा के जस्ट ऊपर क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, और इसके बगल में उत्तराखंड है, इसके नीचे उत्तर प्रदेश है, ये बगल में आपका बिहार है। और बताया था कि ये दबा हुआ है कौन, सिक्किम। किससे बताया था आपको, नेपाल, भूटान, और ऊपर कौन दबा हुआ है, तो चीन। और उसके बाद बताया था आपको मध्य में, तो मध्य में कौन बताया था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़। और बताया थे उसके बाद जो है ये बिहार है, बिहार से अलग हुआ ये क्या है, झारखंड। और ये आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो ये आपको बताया था। और इसमें आपको पता है कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो थोड़ा सा आपको केंद्र शासित प्रदेश का भी लोकेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और देखेंगे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पहले पूरा क्या था, ये जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो ये वाला देख रहे हैं हिस्सा, तो ये आपका लद्दाख है।
ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को हम राज्य कहते थे, लेकिन अब राज्य नहीं कहेंगे, हम केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। और कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को बनाया गया। तो आपको पता हो गया कि ये एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और ये कौन सा है? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो यहीं पे एक बॉर्डर पे यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो आपको पता होगा चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चंडीगढ़ जो है, आप लोग पढ़े होंगे कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और खुद एक जो है चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो खुद वहां की भी राजधानी है। तो आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ आपको समझिए 3 राजधानी है। कैसे? 2 राज्य की राजधानी है और एक खुद केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो कह सकते हैं कि वहां पे 3 आपकी राजधानी आप मतलब बोल सकते हैं। तो पंजाब की राजधानी के पूछेगा तो क्या बताएंगे? चंडीगढ़ ही। और यदि हरियाणा का भी कोई पूछता है तो चंडीगढ़ ही। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसकी भी राजधानी कहाँ होगी? चंडीगढ़ ही। तो यहाँ पे आपका जो है आपका तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और ये देख रहे होंगे दिल्ली। आप जानते हैं पूरे भारत का क्या है? राजधानी यहाँ पे दिल्ली है। और दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पे अवस्थित है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है और ये है हरियाणा। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पे ही क्या है? दिल्ली अवस्थित है। तो ये आपका चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पे समझते हैं, ये आपका दादरा नगर हवेली है। यहाँ पे आपको जो है गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पे है, बल्कि ये तट के थोड़ा अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पे तो है, बाकी वो जो है ये समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है, ये भूभाग के थोड़ा क्या है? अंदर है। तो ये आपका जो है दादरा नगर हवेली है और यहाँ पे आपका दीव है और यहाँ पे क्या है? दमन है। तो यहाँ पे पहले क्या थे कि दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होता था और दादरा नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होता था। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इनको सभी को क्या कर दिया जाए? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो आप जानते होंगे कि 26 जनवरी 2020 को इनको दोनों को क्या कर दिया? आपस में मिला दिया गया। वर्तमान समय में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये दोनों मिलके अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अब इसे बोलेंगे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। और इसकी राजधानी जो बनाई गई ये दमन बनाई गई। तो अब जो है इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलेंगे, अब इनको सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे? एक केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, लोकेशन जो है, तो ये गुजरात है, गुजरात की यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो ये दीव है और ये क्या है? आपका दमन है। और ये जो आपका जो दिखा रहा हूं आपको, तो ये आपका जो है दादरा नगर हवेली है। तो ये पूरे मिलाकर जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कौवा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो ये आपका 5वां केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब आते हैं 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर पे देख सकते हैं, ये आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है, तो ये आपका है लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बारे में बताएं तो ये प्रवाल भित्तियों से इनका निर्माण हुआ है। तो आप जानते होंगे कि प्रवाल भित्तियां जो होती हैं आपस में जमते हुए, तो वहीं पे आपका लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे ये 6वां केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। उसके बाद आ जाएंगे, सबसे बड़ी चीज इसमें अब आएगा कि आपका पुदुचेरी। तो आपको पुदुचेरी में सबसे बड़ी चीज ये जानकारी लिखना है कि जिस प्रकार से आपका जो है ये दिल्ली का भूभाग दिख रहा है, लद्दाख का भूभाग दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का भूभाग दिख रहा है, दादरा नगर हवेली का भूभाग दिख रहा है, वो एक पास में भूभाग नहीं है। सबसे बड़ी चीज इसमें 4 जिले हैं पुदुचेरी में, बाकी 4 जिले 3 राज्यों में अवस्थित हैं। तो ये जो समझना बहुत जरूरी है। और ये 3 राज्यों में होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये सारे ये फ्रांस के अधीन क्या थे? कब्जे में थे। बाकी 1954 में जो है फ्रांस ने इसे क्या कर दिया? मतलब भारत के अधीन कर दिया। इसलिए जो है ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये केरल है। केरल में यहाँ पे एक जिला आपका पुदुचेरी का है जो माहे है। तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि माहे जिला पुदुचेरी का किस राज्य में अवस्थित है?
तो आप क्या टिक करेंगे, तो केरल करेंगे। उसी प्रकार से तमिलनाडु में 2 है, तो यहाँ पे आपका जो है पुदुचेरी है, यहाँ पे कराईकल है, तो यहाँ पे 2 जिला होगा। एक जिला यहाँ पे अवस्थित है जिसे बोलते हैं यनम, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पुदुचेरी में 4 जिले हैं और 3 राज्यों में अवस्थित हैं। तो पहला जो माहे जिला है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो देख सकते हैं, तो आपको बताए थे केरल में। ये आपका तमिलनाडु है, तो ये आपका पांडिचेरी, ये आपका कराईकल है, 3 जिला हो गया। ये आपका क्या है, यनम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो है 4 जिले हैं और चारों जिला आपके 3 राज्यों में विस्तार है, तो ये पूरे को मिला के कहते हैं पुदुचेरी। तो यहाँ पे एक चीज और सबसे बड़ी चीज जाएगा, अभी बताएंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में सबसे बड़ा जो है जिला और सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला की जब बात होगा तो ये माहे ही आपका है कि ये पूरे आपके भारत में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे छोटा जिला। यहां से एक क्वेश्चन बना सकते हैं, और माहे किसका हिस्सा है, तो पुदुचेरी का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और यहाँ पे आते हैं 8वां। तो ये देख सकते हैं, तो ये आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कहां पे अवस्थित है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तैयार कर लेंगे तो ये तो आपको रट लेंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे, फिर उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बन पाएगा। और यहाँ पे लोकेशन एक बार देख लेंगे तो आपको, हमको लगता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चीजें तैयार रहेंगी। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे जो है, यहाँ पे केंद्र शासित ऊपर से नीचे देखेंगे तो बताए थे ये क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका चंडीगढ़, ये आपका दिल्ली, यहाँ पे आपको बता दें दीव, ये आपका दमन, ये दादरा हवेली, ये पूरे मिला के क्या एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप, फिर उसके बताए थे कि पुदुचेरी में 4 जिला है, 3 राज्यों में फैले हैं। ये आपका माहे है, ये आपके पांडिचेरी है, ये आपका कराईकल है, ये आपका यनम है, ये पूरे को हम कहते हैं पुदुचेरी। फिर उसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपके जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको लोकेशन पता हो गया होगा। और इसके पहले मैं बताया था कि यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भारत का बताया था, तो उसमें जो है एक बात समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है, कन्याकुमारी। बताए थे कि भारत का मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी बता दें आपको तमिलनाडु का एक जिला है। और यदि ये पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपका कन्याकुमारी, ये आपका क्या है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है केप कोमोरियन। तो केप कोमोरियन क्या बोलते हैं, केप का मतलब होता है हिंदी में अंतरीप। अंतरीप का मतलब होता है कि वह पतला सा भाग जो 3 ओर से क्या हो, समुद्रों से घिरा हो या जल से घिरा हो, उस भाग को जो है, पतले से भाग को हम क्या करते हैं, अंतरीप करते हैं। यदि वो पतला सा भाग बहुत ज्यादा भूभाग हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे आपको बताएंगे कि भारत का यहाँ से जो हिस्सा है ये भारत का प्रायद्वीप है। अब क्यों प्रायद्वीप है, आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर पड़ता है। भारत के दक्षिण में यदि जाते हैं तो कौन सा महासागर पड़ता है, तो हिंद महासागर पड़ता है। और यदि इसके पश्चिम में जाते हैं तो ये हमारा क्या है, अरब सागर है। तो ये पता होना चाहिए कौन कहां पे है। तो भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। यदि पश्चिम की बात करें तो ये आपका अरब सागर कहलाता है। यदि पूरब की बात करें तो ये आपका पूरा बंगाल की क्या होता है, खाड़ी होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पूरा भूभाग जो है ये आपको 3 ओर से जल से क्या घिरा है, तो इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। बाकी ये पतला सा भाग होता हो और 3 ओर से घिरा हो तो वो अंतरीप होता है। जैसे आप जानते होंगे जो द्वीप, यदि छोटा भूभाग है और चारों ओर से पानी से घिरा है तो उसे द्वीप कहते हैं, और वही भूभाग बड़ा हो जाए और चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप द्वीप में जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से प्रायद्वीप और अंतरीप, अंतरीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, कन्याकुमारी, और अन्य नाम इसका क्या पड़ जाता है, केप कोमोरियन। तो कभी कभी आपका ये भी पूछ देता है ऑप्शन में जो है कन्याकुमारी न देके केप कोमोरियन। तो केप कोमोरियन कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी आपको बता दें तमिलनाडु में एक जिला है, और ये जो है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यदि पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपका आंसर नहीं होगा।
क्योंकि मुख्य भूमि नहीं बोला है, वहां पे बोला है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु आपका यहां देखेंगे तो यहां पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। आपको पहले वीडियो में बताए भी होंगे। तो भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाएगा तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पहले जो है पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते थे और पारस पॉइंट भी बोलते थे। तो इंदिरा पॉइंट आपको जो है वर्तमान समय में कहते हैं। इसके पहले इसके अन्य नाम भी रहे हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट और पारस पॉइंट। तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं, तो पिगमेलियन पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का एकदम दक्षिणतम पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे। यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी पूछेंगे। यदि अक्षांश के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपका अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और यदि ये देखेंगे तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। तो आपको बताए थे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु है। इसका जो है सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे तो आपको बताए थे कि इंदिरा काल होता है। तो उसका दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, इंदिरा काल होता है। इसका अक्षांश की यदि बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से देखें आपका जो है, यदि इसका जो है पश्चिमी यदि बिंदु देखें तो इसे बोलते हैं गौरमोता। यदि आपसे पूछे कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोता। और गौरमोता कहां पे अवस्थित है, तो ये आपका गुजरात में है। ये किस देशांतर पे अवस्थित है, तो देशांतर मैं बता चुका हूं 68 डिग्री 7 मिनट आपके पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। तो ये आपका जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। उसी प्रकार से जो है भारत का पूर्वी बिंदु पूछे तो भारत का यहाँ पे जो पूर्वी बिंदु है तिब्बतू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये किस आपको देशांतर पे अवस्थित है, तो ये देशांतर देखेंगे तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पे अवस्थित है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल है। दक्षिणी बिंदु क्या है एकदम, तो इंदिरा पॉइंट है। इसका पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गौरमोता है। इसका पूर्वी बिंदु क्या है, तो तिब्बतू है। तो ये आपको समझ गए होंगे। यदि इनका देखेंगे आप जो है आपका इनका आकार, तो कभी कभी पूछता है कि भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। यदि भारत का आकार पूछे कैसा है, तो चतुष्कोणीय। तो क्या बताएंगे कि चतुष्कोणीय, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंटों को मिला जाए तो 4 कोणों से इनकी आकृति जैसा बन रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, चतुष्कोणीय भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप समझ गए होंगे कि स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि जो सीमा स्थल से संपर्क होता है तो वो स्थलीय सीमा हो जाएगा, और जो समुद्र से जो सीमा लग रहा है तो उसे तटीय सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे भारत की जो स्थलीय सीमा देखें तो भारत का स्थलीय सीमा देखिए, यहाँ से ये भारत का क्या है, ये स्थलीय सीमा है। आप देख सकते हैं ये भारत का क्या है, ये आपका स्थलीय सीमा है, मतलब स्थल से इसका सीमा लगता है। तो यहाँ पे सीमा देखेंगे तो ये भारत का क्या है, स्थलीय सीमा है। तो ये भारत का क्या है, स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई होती है, आपको बता दें कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो 15,200 किलोमीटर लगभग में होता है। ये आपका लगभग में डाटा है, एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो जब भी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाएगी किसी भी एग्जाम में, तो लगभग में कह सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर। अब ये कैसे है आपको बता भी चुका हूं पहले, आपके वीडियो में आपको बताया था कि सबसे अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तो आपको बताया था कि बांग्लादेश। और कितना बताया था कि 4,096 किलोमीटर जो है सीमा लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया था आपका चीन, आपका 3388 किलोमीटर। उसके बाद बताया था कि एक कम है पाकिस्तान, तो 3323 किलोमीटर आपका पाकिस्तान का ये जो है ये सीमा की लंबाई है। उसके बाद बताया था आपका जो है नेपाल, आपका 1751 किलोमीटर है। उसके बाद बताया था आपका म्यांमार, आपका जो है 1643 किलोमीटर है। उसके बाद बताया था कि भूटान 699 किलोमीटर है। उसके बाद बताया कि देखिए ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे सीमा लग रहा है भारत का, तो यहाँ पे 106 किलोमीटर।
तो ये आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये टोटल यदि लंबाइयों को यदि हम जोड़े तो आप टोटल जो लंबाई आएगा 15,200 किलोमीटर आएगा। अब आते हैं यहाँ पे जो है ये तट वाला, जैसे समुद्र से जो सीमा लगता है उसे बोलते हैं तटीय सीमा। तो ये आपका जो है तटीय सीमा कहलाएगा। और तटीय सीमा के राज्य आपको बता भी चुके हैं पहले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए यदि तटीय सीमा की लंबाई की यदि बात किया जाएगा तो ये आपका तटीय सीमा है। तो यदि भारत की तटीय सीमा की लंबाई यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो ये आपका क्या है, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई। तो यदि आपकी तटीय सीमा की लंबाई आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो क्या बताएंगे, आपका 6100 किलोमीटर बताएंगे, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये तटीय सीमा वाले जो है राज्य हैं। तो इनकी यदि लंबाई को गणना करें तो 6100 किलोमीटर आएगा। अब एक क्वेश्चन इसी में और पूछता है कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मुख्य तट को ही इसमें काउंट किया है 6100 में। यदि द्वीपों सहित की बात करते हैं, जैसे आपका क्या, ये आपका जो है लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे भी तट पाए जाते हैं। तो यदि आपको जो है द्वीपों सहित कुल तट की लंबाई यदि पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि 7516 किलोमीटर। ये आपका जो है द्वीपों सहित यदि पूछेगा कि तट की कुल लंबाई तो आप बताएंगे कितना, 7516 किलोमीटर। यदि केवल तटीय लंबाई पूछा जाएगा, द्वीपों सहित द्वीप को हटा दिया जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, 6100 किलोमीटर बोलेंगे। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, यदि पूछा जाए तो कितने राज्य जो है भारत के ऐसे हैं जिसके तटीय सीमा पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं, पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि आपके ये क्या, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 5 और यहाँ पे चढ़ाई करेंगे तो 4, ये 9 आपके जो राज्य हैं ये यहाँ पे तट पाए जाते हैं। जैसे एक बार और कर दें कि किन किन राज्यों की तट सीमा पाई जाती है, तो वो आपका गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे गोवा है, फिर उसके नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे केरल है, बगल में आपका तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका ओडिशा है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है। तो इतने राज्य हैं जिसमें तट की लंबाई पाई जाती है। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ देता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की तटीय लंबाई सबसे अधिक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे कम किसका है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, यदि नहीं समझते हैं तो प्रश्न बनाने के लिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये गुजरात है, देखे ना ये गुजरात है। तो गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक होता है। यदि पूछे कि किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक होती है तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, आप गुजरात को टिक करेंगे। यदि कभी कभी एग्जामिनर बहुत होशियार होता है तो गुजरात को ऑप्शन में डालता ही नहीं है, तब क्या है, क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस ऑप्शन में है उन्हीं में हमें ढूंढना है कि उसमें तट की लंबाई किसका अधिक है। तो यहाँ पे सब लोग क्या आते हैं, ये वन लाइनर अप्रोच रट लेते हैं कि गुजरात की जो तटीय सीमा लंबाई सबसे अधिक होता है और वो ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक गुजरात है। तो अब आता है कि गुजरात ऑप्शन में नहीं होता है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो दूसरे नंबर पे देखिए ये आपका, देखिए ये आपका क्या है, कौन सा राज्य है, तो आप समझ गए होंगे बनाते ही कि कौन सा राज्य है, मैं आपको बता चुका था। तो ये आपका राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है लंबाई के मामले में, तो आंध्र प्रदेश। यदि गुजरात ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे आंध्र प्रदेश होगा। तो यदि आंध्र प्रदेश भी नहीं है तो यहाँ पे इसी जस्ट बगल में आपका क्या है, ये आपका जो है तमिलनाडु है। तो तीसरे नंबर पे जो है आपका तमिलनाडु आता है। तो इतने में ही आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले नंबर में तट की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य का है, तो गुजरात। दूसरे नंबर पे किसका है, तो आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे किसका है, तो आपका तमिलनाडु। अब एक चीज और समझिएगा, यहां से क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे करते हैं। यदि देता है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसकी तट की लंबाई सबसे अधिक होगा, यहां पे यदि क्वेश्चन में ये बना दिया कि आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक तट की लंबाई किसका होता है, तो वहां पे गुजरात मारेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो राज्य में नहीं पूछा है,
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब उसमें दोनों में देखना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है। तो यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ऑप्शन में होता है और उन दोनों में सबसे अधिक किसका होता है तो वो ढूंढना होता है, तो वो आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे अधिक होता है आपका 1900 कुछ समथिंग में इसकी जो है तट रेखा की लंबाई होती है। तो यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक तट की लंबाई किसकी होती है तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये केवल राज्य में पूछेगा तो आपका केवल राज्य में कौन होगा, आपका गुजरात होगा। तो ये दोनों समझना एकदम जरूरी है। यदि इस बात को नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि केवल राज्य कहेगा तो यहाँ पे राज्य तो ये है नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कल्पना नहीं करेंगे तो वहां पे गुजरात टिक करेंगे। और जब आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों का रहा है तो दोनों में सबसे अधिक किसका है तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टिक करेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा गुजरात को टिक कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि बात किया जाए कि सबसे छोटा आपका कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है, यदि राज्य में केवल पूछता है तो आप समझ सकते हैं राज्य में देखिए ये आपका गोवा है, देखिए तो ये क्या है बहुत कम है, तो यहाँ पे गोवा की तट की लंबाई क्या है सबसे कम होगी। यदि इसमें भी यदि क्वेश्चन ये डाल देता है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी तट की लंबाई सबसे कम होती है, तो सबसे जो है कम से आ जाएगा तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका लक्षद्वीप होगा, वहां पे गोवा नहीं होगा। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान रखना है, यदि ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न बना नहीं पाएंगे। तो ये समझना आपका बहुत ही क्या है जरूरी है। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है दूसरी चीज इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि आपके भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो यदि केवल राज्य पूछता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, मतलब किसी देश से लगता है, तो ऐसे आपके 16 आपके राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा आपका किसी न किसी देश से लगता है, मतलब उनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपको 16 आपको बता दें कौन कौन से है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये गुजरात है, तो गुजरात का सीमा किससे लग रहा है पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान से लग रहा है तो किसी देश से लग रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा ही होगा, एक राज्य हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, तीसरा आपका क्या हो जाएगा ये आपका देख रहे हैं ये आपका पंजाब, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, और ये आपका क्या है उत्तराखंड, ये आपका होगा उत्तर प्रदेश, और ये आपका बिहार, और ये क्या होगा सिक्किम। तो कितने आपके जो है राज्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 राज्य हो गए। और 7 सिस्टर देखें तो इसका भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका भी 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 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है देखिए यहाँ पे, और इसका भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 7 सिस्टर जितने भी राज्य हैं उनके प्रत्येक देश का जो प्रत्येक राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पे 8 गिना था, तो यहाँ पे 7 कितना हो गया 15, और यहाँ पे ये कब क्या है ये आपका पश्चिम बंगाल, तो ये 16। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाया है, मतलब किसी ना किसी देश से वो सीमा बनाते हैं साझा करते हैं। तो ये 16 राज्य है। यदि पूछता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कितने ऐसे जो है आपके जो है संख्या है, तो यहाँ पे 2 और हो जाएंगे, ये आपका लद्दाख है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाया था, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाएगा, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। यदि केवल राज्य पूछा जाएगा तो 16 होगा। तो एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं, और ये एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो यदि इसमें पूछा जाएगा कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से आपका क्या करते हैं सीमा साझा करते हैं, तो पहला तो यही समझ सकते हैं जो दबा है, आपको बताया था स्टार्टिंग में जो दबा है, दबा कौन है सिक्किम है, और ये सिक्किम जो 3 देशों से क्या करता है सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसके बगल में क्या है नेपाल है, इसके बगल में क्या है भूटान है, इसके ऊपर क्या है चाइना। तो सिक्किम 3 देशों से सीमा क्या करता है साझा करता है। तो आपका पहला नंबर ये हो जाएगा सिक्किम,
और यहां पे दूसरे नंबर पे आए तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कितने से सीमा साझा करता है, किन किन देशों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल यहां तक है, तो ये नेपाल से भी सीमा लगा रहा है, भूटान से भी लगा रहा है, और बांग्लादेश से तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश, यहाँ नेपाल, यहाँ पे भूटान। तो आपका पश्चिम बंगाल भी ऐसा राज्य है जो 3 देश से सीमा साझा करता है। उसके बाद आते हैं आपका ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आपका जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं मैप में, तो ये आपका क्या है भूटान, और यहाँ पे क्या है चीन, और यहाँ बगल में क्या है म्यांमार। तो आपका अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं इधर क्या है भूटान, भूटान से सीमा साझा कर रहा है। ऊपर क्या देख रहे हैं आपका चीन, यहाँ से सीमा साझा कर रही है। यहाँ पे देखिए म्यांमार, म्यांमार से भी सीमा लग रहा है। तो आप कह सकते हैं भारत के 3 राज्य ऐसे हैं कि जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। आपको तीनों देखिए, आपको जो है पहला बताए थे कौन सा, सिक्किम, और सिक्किम किससे साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन से। अब आता है उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पाकिस्तान कर रहा है, यह पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल किससे साझा कर रहा है, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश किससे कर रहा है, तो भूटान, चीन और म्यांमार से कर रहा है। और उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात होगा तो वो केंद्र शासित प्रदेश अब कौन होगा, लद्दाख होगा। कौन होगा, लद्दाख होगा। तो लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान से साझा कर रहा है, और यहाँ पे अफगानिस्तान से साझा कर रहा है, और यहाँ पे देखिए चीन से साझा कर रहा है। तो आपका मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। किससे किससे, तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन से राज्य 3 देशों से सीमा साझा करते हैं और कौन केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के ऐसे कितने राज्य हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं, तो 4, 3 राज्य हैं और एक उसमें क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो आपको इसको बताने की कोई जरूरत नहीं होगा कि इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन दिख रहा है, तो ये आपको देखिए राजस्थान। तो राजस्थान आपका पहले नंबर पे आता है किसके अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब दूसरे अकॉर्डिंग यदि पूछा जाए कि कभी कभी जो है आपके ऑप्शन में राजस्थान नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। अब यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश भी आपको ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे, तो तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। और यदि मान लीजिए महाराष्ट्र भी ऑप्शन ना हो तो अपना उत्तर प्रदेश, तो अपना उत्तर प्रदेश क्या आता है, चौथे स्थान पे आता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो राजस्थान। और राजस्थान के ही देखिए नीचे देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उसके नीचे देख रहे हैं महाराष्ट्र, और चौथा नंबर तो अपना उत्तर प्रदेश है ही। और उत्तर प्रदेश देखा है तो देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको अलग से आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल जानकारी बताई जाएगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हुआ है तो आपका चौथा है। यदि पांचवा क्या यदि जिक्र कर लिया जाए तो 5वें नंबर पे कौन होगा, तो 5वें नंबर पे आपका क्या होता है, गुजरात। तो यहां से क्वेश्चन किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले नंबर पे क्या बताएंगे, राजस्थान। दूसरे नंबर पे क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे, तो आप महाराष्ट्र बता देंगे। चौथे नंबर पे क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्यों, यदि कोई भी आपका स्टेट पेपर देते हैं, मतलब आपका उत्तर प्रदेश का कोई वैकेंसी निकलती है उसमें रहते हैं तो पूछता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में कौन देश, सॉरी कौन राज्य है, तो वो आपका क्या है, चौथा राज्य है। और 5वें नंबर पे यदि बहुत मुश्किल से पूछ पाएगा, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, तो 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, गुजरात। उसी प्रकार से देखें क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो कह सकते हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा दिख रहा है, तो ये क्षेत्रफल में आपको कौन दिख रहा है,
तो ये आपका है गोवा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपका जो है राज्य तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। उसी प्रकार से यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखें कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ये लद्दाख का है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लद्दाख मानेंगे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। यदि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ये आपका क्या है, आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सबसे जो है मतलब यदि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो आपका लक्षद्वीप है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो सबसे बड़ा क्या मानेंगे, लद्दाख, और सबसे छोटा क्या मानेंगे, तो आपका लक्षद्वीप। और जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो जो अगले वीडियो में आपको